चित्तौड़ की वीरांगना रानी कर्मवती। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान वीरांगना का नाम जिसने अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने सम्मान के लिए एक ऐसे समय में जब चारों ओर मुगल शक्ति का विस्तार हो रहा था, एक विदेशी आक्रांता के सामने भी घुटने नहीं टेके। उस अदम्य शक्ति का नाम जिसने युद्ध भूमि में तलवार उठाई और वीरगति को गले लगाया, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं बात कर रही हूं रानी कर्मवती की, चित्तौड़ की उस शासिका की जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मैं बात कर रही हूं रानी कर्मवती की, चित्तौड़ की उस शासिका की जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसकी शौर्य गाथा आज भी मेवाड़ की मिट्टी में, चित्तौड़ के हर पत्थर में और हर राजस्थानी लोकगीत में गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का पाठ पढ़ाती है। 16वीं शताब्दी का भारत, मुगल उदय और राजपूतों का संघर्ष। समय था 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग, जब भारत एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 1536 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। इसके बाद मुगल शक्ति तेजी से फैलने लगी और सम्राट हुमायूं, बाबर का पुत्र, अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा था। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे बड़े राज्य अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं संघर्षों के बीच राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ अपनी अदम्य भावना और कभी न झुकने वाले स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी। चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ की राजधानी केवल एक दुर्ग नहीं था, बल्कि यह राजपूतों के गौरव, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक था। यह वह समय था जब कई राजपूत शासक मुगल अधीनता स्वीकार कर रहे थे या उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, लेकिन चित्तौड़ ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। रानी कर्मवती का परिचय, एक महारानी का दृढ़ संकल्प। रानी कर्मवती का जन्म बूंदी के हाड़ा चौहान राजपूत वंश में हुआ था। वे अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थीं। उनका विवाह मेवाड़ के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, से हुआ था। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे और उन्होंने राजपूतों को एकजुट करने का अभूतपूर्व कार्य किया था। रानी कर्मवती ने एक पत्नी और एक महारानी के रूप में राणा सांगा के अभियानों और उनके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध और प्रशासन दोनों में राणा सांगा का समर्थन किया और उनकी सलाह को गंभीरता से लिया जाता था। राणा सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी में हुई, जिसने मेवाड़ में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। राणा सांगा के बाद उनके पुत्र महाराणा रत्न सिंह द्वितीय ने शासन संभाला, लेकिन उनका भी जल्द ही निधन हो गया। इसके बाद राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र महाराणा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य उस समय बहुत छोटे थे और अनुभवहीन थे। मेवाड़ को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी और ऐसे में रानी कर्मवती ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपने युवा पुत्र की संरक्षिका के रूप में स्वयं राज्य की बागडोर संभाली। मेवाड़ का संकट और रानी की चुनौतियां। रानी कर्मवती के लिए यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की शक्ति कुछ कमजोर पड़ गई थी और आंतरिक कलह भी बढ़ गई थी। कुछ सरदार विक्रमादित्य की युवावस्था का लाभ उठाना चाहते थे। इसी समय गुजरात के शक्तिशाली सुल्तान बहादुर शाह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। वह अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था और उसकी दृष्टि चित्तौड़गढ़ की अपार संपदा और सामरिक स्थिति पर थी। वह जानता था कि मेवाड़ राणा सांगा की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ गया है
और यह चित्तौड़ पर आक्रमण करने का सही समय है। बहादुर शाह ने पहले भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस समय रानी कर्मवती ने एक संधि के माध्यम से चित्तौड़ को बचाया था, जिसमें उन्हें भारी हर्जाना और कुछ बहुमूल्य रत्न देने पड़े थे। लेकिन बहादुर शाह की लालसा शांत नहीं हुई थी। वह चित्तौड़ को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहता था। बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण और चित्तौड़ की घेराबंदी 1535 ईस्वी 1535 ईस्वी में बहादुर शाह एक विशाल सेना और अपनी शक्तिशाली तोपों के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ा। उसके पास लगभग 50,000 सैनिक और अत्याधुनिक तोपखाना था। चित्तौड़गढ़ का किला अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन मुगलों के पास आधुनिक तोपखाना था, जिससे दीवारों को भेदना संभव हो गया था। हुमायूं को राखी, एक बहन का आह्वान। जब रानी कर्मवती को यह स्पष्ट हो गया कि बहादुर शाह की सेना बहुत बड़ी है और चित्तौड़ की सेना अकेले उसका सामना नहीं कर सकती, तो उन्होंने एक साहसिक और दूरगामी निर्णय लिया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी। यह राखी केवल एक धागा नहीं थी, बल्कि यह एक बहन का अपने भाई से मदद का आह्वान था। एक ऐसा आह्वान जो राजपूत परंपरा में सर्वोच्च सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक था। रानी कर्मवती ने हुमायूं से मदद मांगी, क्योंकि वे जानती थीं कि बहादुर शाह का उदय मुगलों के लिए भी खतरा बन सकता है। हुमायूं उस समय बंगाल में था और बहादुर शाह से उसकी अपनी शत्रुता थी। राखी स्वीकार करने के बाद हुमायूं ने चित्तौड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी गति धीमी थी। वह बहादुर शाह को सीधे चुनौती देने से पहले अपनी शक्ति का आकलन कर रहा था, या शायद वह राजपूतों और बहादुर शाह को आपस में लड़कर कमजोर होते देखना चाहता था। उसकी यह देरी चित्तौड़ के लिए घातक साबित हुई। जौहर और शाका, सम्मान और बलिदान की पराकाष्ठा। जब यह स्पष्ट हो गया कि हुमायूं समय पर नहीं पहुंचेगा और किले को और अधिक समय तक बचाना संभव नहीं है और मुगलों का प्रवेश निश्चित है, तो रानी कर्मवती और उनके राजपूत सरदारों ने एक हृदय विदारक लेकिन सम्मानजनक निर्णय लिया। यह निर्णय था जौहर और शाका का। राजपूतों के लिए सम्मान और पवित्रता उनके जीवन से बढ़कर थी। वे अपनी महिलाओं को दुश्मनों के हाथों अपमानित होते नहीं देख सकते थे। किले के भीतर राजपूत वीरांगनाओं ने, जिनमें रानी कर्मवती और अन्य महिलाएं शामिल थीं, एक विशाल चिता तैयार की। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया, अपने पतियों को अंतिम विदाई दी और जय भवानी के उद्घोष के साथ उस अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह जौहर था, आत्म बलिदान का एक ऐसा कृत्य जो राजपूत इतिहास में सम्मान और पवित्रता की रक्षा का प्रतीक बन गया। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और गौरव था। अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं और उनकी पवित्रता की गवाह बन रही थीं। यह चित्तौड़ का दूसरा जौहर था जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जौहर के बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण किए। यह शाका का प्रतीक था, अंतिम युद्ध के लिए तैयार होने का। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि के। रानी कर्मवती ने अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, ताकि मेवाड़ का वंश आगे बढ़ सके। उन्होंने अपने शेष सैनिकों के साथ किले के द्वार खोल दिए। वे जानते थे कि यह उनकी अंतिम लड़ाई है और वे इसमें वीरगति को प्राप्त होंगे, लेकिन वे मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं। रानी कर्मवती ने स्वयं युद्ध के मैदान में उतरकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी तलवार से मुगल सैनिकों को चीरा। उनके सभी सैनिक भी अंत तक लड़ते रहे और एक एक करके शहीद हो गए। रानी कर्मवती भी इस भीषण युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने सम्मान और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। युद्ध के परिणाम और दीर्घकालिक प्रभाव। चित्तौड़ का किला बहादुर शाह के हाथों में आ गया, लेकिन यह एक खोखली जीत थी। किले में कोई जीवित नहीं बचा था, केवल राख और खून के निशान थे जो राजपूतों के अंतिम प्रतिरोध की कहानी कह रहे थे। बहादुर शाह की यह जीत अल्पकालिक थी। हुमायूं, जो चित्तौड़ की राखी के सम्मान में या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आगे बढ़ रहा था, ने बहादुर शाह को गुजरात में पराजित किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार
चित्तौड़ की रानी कर्मवती के आह्वान ने अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात में मुगल प्रभुत्व की नींव रखी, जो बाद में सम्राट अकबर के लिए गुजरात विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। रानी कर्मवती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय वीरांगनाएं अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। चित्तौड़ भले ही अस्थायी रूप से मुगलों या अन्य शक्तियों के हाथों में चला गया, लेकिन रानी कर्मवती की कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। चित्तौड़ ने बाद में भी कई बार मुगलों के सामने अंत तक संघर्ष किया, और यह संघर्ष रानी कर्मवती के बलिदान की भावना से ही प्रेरित था। सांस्कृतिक योगदान और भूला बिसरा इतिहास। रानी कर्मवती का जीवन केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महिला की गाथा है जिसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि उन्होंने राजपूत परंपराओं और मूल्यों को भी बनाए रखा। राखी भेजने का उनका कार्य भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय कूटनीतिक और भावनात्मक कदम था, जो आज भी भाईचारे और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। दुर्भाग्यवश रानी कर्मवती जैसी कई वीरांगनाएं और नायक हैं जिनकी कहानियों को हमारे मुख्यधारा के इतिहास में जानबूझकर कम करके आंका गया या पूरी तरह से भुला दिया गया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि उन लोगों द्वारा भी बनाया जाता है जो अपने सिद्धांतों और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, भले ही उन्हें अंतिम जीत न मिले। एक चिंतनशील संदेश: भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? रानी कर्मवती की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता किसी साम्राज्य की जीत हार से निर्धारित नहीं होती, बल्कि मातृभूमि के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान से होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि एक अकेली महिला भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से इतिहास का रुख मोड़ सकती है, और कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। रानी कर्मवती का नाम केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट संकल्प का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए।